इंशाअल्लाह लौटूंगी और आतंकवादियों की सरकार खत्म कर दूंगी। कह लीजिए कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन भारत के चिकन नेक को हम भारत से अलग कर देंगे। ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा कि मैंने बांग्लादेश नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया है। हम जिस दिन सीरियस हो गए तो आप बचे रह जाओगे। घर की महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस व्यक्ति के शासनकाल में शेख हसीना ने कहा है कि जब मैं बची हूं तो कुछ तो मेरे हाथों से बड़ा होने वाला है। एक एक मौत का बदला लूंगी, याद रखना वापस आऊंगी। जब वापस आऊंगी तो फिर कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ये सब कुछ कहना है शेख हसीना का, जो अपनी सरकार से एक तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर शेख हसीना भारत आ गई थी। और अब लेकिन भारत में बैठकर जब उन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो पुलिस कर्मियों की विधवा हैं, छात्र आंदोलन के दौरान लगातार बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में जो कथित छात्र नेता थे, उन्होंने जानबूझकर बांग्लादेश की पुलिस को निशाना बनाया और उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। उन पुलिसकर्मियों की विधवाओं को संबोधित करते हुए शेख हसीना ने कहा है कि जब मैं बची हूं तो कुछ तो मेरे हाथों से बड़ा होने वाला है और जिस दिन मैं बांग्लादेश में लौटूंगी उस दिन एक एक हत्यारे को सजा दूंगी। और साथ ही वो बात कही है इनके लिए, ये जो भाई साहब हैं मोहम्मद यूनिस साहब, जो कहीं से नहीं सीधा खजूर से टपके और बांग्लादेश की गद्दी पर बैठ के अंतरिम सरकार का मुखिया ये आदमी बन गया। सीधी चेतावनी है शेख हसीना की तरफ से मोहम्मद यूनिस के लिए कि जिस दिन भी लौटूंगी उस दिन बदला लूंगी। ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। दुनिया भर के अखबारों ने लिखा, क्या लिखा? आई विल रिटर्न, एवेंज आवर मार्टियर्स, शेख हसीना कॉल्स यूनिस अ टेररिस्ट। टेररिस्ट कह दिया है इस व्यक्ति को। और बिल्कुल सही कहानी कही है शेख हसीना ने कि क्योंकि जो तौर तरीका है मोहम्मद यूनिस का, जिस तरह से बांग्लादेश की सरकार चल रही है, अंतरिम सरकार, चुनी हुई सरकार नहीं है, अंतरिम सरकार है। और ये लोग चुनाव भी नहीं करा रहे, चुनाव में जाना नहीं चाहते और लगातार वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वहां के हिंदूज हैं, वहां के जो ईसाई हैं, उन पर लगातार अत्याचार हो रहा है। उनके घरों पर, उनके बिजनेसेस पर हमले हो रहे हैं। घर की महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है इस व्यक्ति के शासनकाल में। और सीधा सीधा शेख हसीना ने टेररिस्ट बोला है कि मोहम्मद यूनिस एक आतंकवादी है। इंशाअल्लाह लौटूंगी और आतंकवादियों की सरकार खत्म कर दूंगी। शेख हसीना का मोहम्मद यूनिस को पैगाम, ये सीधी चेतावनी दे दी है शेख हसीना ने और दुनिया भर के अखबारों ने यही लिखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर शेख हसीना को भारत में बैठे बैठे इतनी ताकत कैसे मिल रही है कि वो इस कॉन्फिडेंस के साथ, वो शेख हसीना जो ढाका से छोड़कर भारत आ गई, उनको ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि वो यहाँ बैठकर टेररिस्ट बोल रही हैं मोहम्मद यूनिस के? वो इसीलिए क्योंकि इन तस्वीरों का मतलब है, क्योंकि इन तस्वीरों का मतलब है। जब आप इन तस्वीरों में एनएसए डोभाल को देख रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं, और जब आपको याद आता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं There was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. कि मैंने बांग्लादेश नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब है, जो हम आप समझ रहे हैं वही मतलब शेख हसीना भी समझ रही हैं। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। वो शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक थे, जिनकी अगुवाई में वहां पर मुक्ति संग्राम चला था और बांग्लादेश की आजाद, या यूं कहें दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बांग्लादेश आया था। उसके पीछे भारत की शक्ति थी, उसके पीछे भारतीय सेना थी। बाकायदा भारतीय सेना ने बांग्लादेशी नागरिकों को ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद वो पूरी कहानी, पूरा इतिहास है। तो ये बात, इतिहास को बेहतर समझती है शेख हसीना और वो जानती हैं इस बात को बहुत बहुत बेहतर तरीके से कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी है या फिर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पर कुछ बोले ही नहीं, तो इसका साफ मतलब है कि भारत बांग्लादेश की हर स्थिति पर बहुत गौर से नजर रखे हुए है और उसका वो सब कुछ किया जा सकता है। जितने ऑप्शन होंगे वो हर ऑप्शन पर विचार किया जा सकता है और यही कारण है कि इस कॉन्फिडेंस के साथ शेख हसीना कह रही हैं कि अल्लाह की कसम जिस दिन लौटूंगी उस दिन तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। हमारे यहाँ के जितने शहीद हैं
उनकी जितनी बेवाएं, उनके जो बच्चे हैं, उन सब का बदला मैं तुमसे लूंगी। और शेख हसीना जब ये कह रही है तो उन चीजों का मतलब है, मैंने आपसे कहा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है व्हाइट हाउस के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने बांग्लादेश छोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इसका मतलब है अमेरिका इस बात की गंभीरता को समझ रहा है कि बांग्लादेश का इतिहास क्या है, बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर आया कैसे। साथ ही वो ये भी समझ रहा है कि भारत किसी भी हाल में आईएसआई का जो प्रोपेगेंडा बांग्लादेश के अंदर चल रहा है वो भारत नहीं चलने दिया जा सकता है, भारत इसको नहीं चलने देगा। साथ ही वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि एक पाकिस्तान भारत सालों से झेल ही रहा है, दूसरा पाकिस्तान भी भारत अपने पड़ोस में बनने दे, वो तब जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हम है, तो ऐसा होने कैसे दे सकते हैं। और वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हम ले लेंगे, गाजा हम ले लेंगे। तो ये वाला बवाल भारत ऐसे नहीं छोड़ेगा। और यही कारण है कि इन तस्वीरों के बाद बांग्लादेश को लेकर तरह तरह की खबरें आने लगी। पहले खबर आई कि जो वहां का डोज डिपार्टमेंट है, जो एलन मस्क देख रहे हैं, उन्होंने बांग्लादेश को सालों से हो रही फंडिंग जो $29 मिलियन की थी, वो फंडिंग रोक दी। उस मीटिंग से पहले ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर चुके थे कि अगले 90 दिनों तक बांग्लादेश के अंदर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, जो भी अमेरिकी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, उनके लिए अमेरिका कोई पैसा नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की उस बैठक के बाद ही तमाम तरह की फंडिंग्स बांग्लादेश की रोक दी गई और लोग तरह तरह के मायने उस मुलाकात के निकालने लगे। साथ ही जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश तो मैंने छोड़ दिया आपके ऊपर, तो इसका भी कई तरह का मतलब निकाला गया। लेकिन एक बात आपको मैं कह रहा हूं, जो तमाम सूत्र बता रहे हैं, जो उस ऑफिशियल मीटिंग की बातचीत को लेकर है, वो ये कि भारत ने 2 बड़े शब्दों में का इस्तेमाल किया। वो पहला ये कि बांग्लादेश में कोई ऐसी सरकार नहीं बैठाई जा सकती या बनाई जा सकती जो एंटी इंडिया हो। दूसरा ये कि कोई भी सरकार अगर होगी वो कट्टरपंथियों के समर्थन से बनेगी और कट्टरपंथियों की शक्ति पर बनेगी, तो फिर दिल्ली उसका समर्थन नहीं करेगा। उस सरकार को नई दिल्ली का आशीर्वाद किसी हाल में नहीं मिल सकता है। इन बातों का मतलब क्या है, वो ऐसे समझ लीजिए कि बांग्लादेश धरती पर क्यों है, बांग्लादेश मानचित्र पर अगर अलग अलग देश दिखता है तो वो क्यों है, उसमें भारत का क्या रोल है, ये दुनिया जानती है। इस मीटिंग से पहले जब आपको अंदाजा ये हो गया, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, जब उसको अंदाज हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है वॉशिंगटन की मीटिंग में, भारत वो सब कुछ कर सकता है। जब भारत ने पिछले 10, 12, 15 सालों में बिना कुछ लड़े, बिना किसी युद्ध के पाकिस्तान को शांत कर दिया, पाकिस्तान को उसके अपने देश में उलझा दिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर जो इकोसिस्टम आजकल सरकार चला रहा है, या जिन भी लोगों के समर्थन से वो सरकार चल रही है, चाहे उसके पीछे पाकिस्तानी मिलिट्री हो या आईएसआई हो, उनको यह पता है कि भारत क्या क्या कर सकता है। और इसी बात के कारण तमाम वो ऐतिहासिक चिन्ह, तमाम वो ऐतिहासिक स्मारक जो बांग्लादेश के इतिहास की कहानी और पाकिस्तान के हार की कहानी, कट्टरपंथियों के हार की कहानी बयां करती है, उन सब पर लगातार हमले होने लगे। शेख हसीना के पिताजी का जो पुश्तैनी मकान था, उसको आग लगा दिया गया, उसको बुलडोज कर दिया गया, और ये सब कुछ हो रहा था यूनिस के इशारे पर। ट्रंप मोदी की मुलाकात के बाद एक और बेहद जरूरी मीटिंग हो रही थी मस्कट में। मस्कट में तमाम ओशियान देशों के विदेश मंत्री पहुंचे हुए थे, वहां हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब भी पहुंचे हुए थे। उस समय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री का जो सलाहकार है, उसकी हालत, उसका बॉडी लैंग्वेज आप स्क्रीन पर देखिए कि वो किस तरह की बातें, आपको इशारों में आपको समझ आ जाएगा कि भाई साहब थोड़ा सा कुछ बात हो सकती है क्या, जरा साइड में चलेंगे क्या। और जयशंकर साहब जो आपको सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहे हैं, सुनाई तो नहीं दे रहे हैं, उसमें आपको लग जाएगा कि वो साफ इग्नोर कर रहे हैं, साफ इग्नोर, जैसा कोई गार्जियन अपने बदमाश बच्चे के लिए करता है कि भाई बदमाशी तुमको जितनी करनी कर लो, लेकिन जब हमको जो करना होगा तो फिर ज्यादा रोना गाना करना मत। मेरा नाम है तौहीद हुसैन। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए, यूनिस साहब और मोदी जी को मिलना चाहिए। ये वही भाई साहब है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जो मिन्नतें कर रहे हैं जयशंकर साहब से कि सर कैसे हैं, सर आप कैसे हैं, सर क्या चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, सर आपका 1 मिनट मिल सकता है क्या सर वो वाशिंगटन से बहुत वैसे कह दिया सर ट्रंप साहब ने कि आप लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं क्या, कुछ करेंगे तो नहीं ना सर आपका 5 मिनट चाहिए। और उस वहां मीटिंग हुई है दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, भारतीय फॉरेन मिनिस्टर और बांग्लादेश के अंतरिम
विदेश मंत्री के साथ, जहां पर मुझे यह लग रहा है कि उस मीटिंग में साफ साफ ये समझा दिया गया होगा ढाका को कि नई दिल्ली, ढाका और बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको कैसे देख रही है और उस पर क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, इसका एक अंदेशा जरूर वहां जयशंकर साहब ने दे दिया होगा। जब जयशंकर साहब यूरोपीय यूनियन और यूरोप के तमाम ताकतवर देश, इवन अमेरिका को उसके घर में जवाब दे देते हैं उनकी भाषा में, तो फिर ढाका वालों की तो क्या हैसियत है वो दुनिया जानती है। शेख हसीना ने साफ कहा है कि तुम टेररिस्ट हो, तुमने मेरे देश को टेररिस्ट देश बना दिया है, तुमने मेरे देश को आतंकियों के हवाले कर दिया है। इस सब से इतर आपको यह लग रहा होगा, क्योंकि मैं जो वीडियोस कर रहा हूं उसमें कुछ लोग ढाका से, बांग्लादेश से तरह तरह के अच्छे अच्छे शब्द लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। उनके लिए मैं बता दूं भाई बंधु, आपको इतिहास पता है ना कि आपका देश बना कैसे, आप दुनिया के मानचित्र पर आए कैसे। बहुत पुराना इतिहास नहीं है, 50 साल पीछे जाइएगा पूरा इतिहास आपको क्लियर हो जाएगा। और बावजूद इसके बहकावे में आकर आप वहां वो सब कुछ कर रहे हैं जो इंडिया के हित में नहीं है, इंडिया के पक्ष में नहीं है। तो एक बात आप समझिए, अच्छा पड़ोसी कौन होता है? जो मिलजुल कर रहे, सद्भावना से रहे। लेकिन आप जब अपने पड़ोसी के लिए मुसीबत पैदा करते हैं, अपने पड़ोसी के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, तो और अगर आपका पड़ोसी ताकतवर है तो फिर आपका इलाज हो जाएगा। आप ये समझो कि जिनके इशारे पर आप ये सब कर रहे हो, जिस पाकिस्तान के इशारे पर आप ये सब कर रहे हो, जिस आईएसआई और इस्लामाबाद के इशारे पर, जिस पाकिस्तान मिलिट्री के इशारे पर आप ये सब कर रहे हो, जब उनको हमने उनके ही घर में उलझा दिया, जब वो आजकल टीटीपी से लड़ रहे हैं, तो कभी आईएसपीके से लड़ रहे हैं, कभी तालिबान फोर्सेस से लड़ रहे हैं, वो अपने घर में परेशान है। इस परेशानी के अलावा एक परेशानी बड़ी ये है, पेट के आग वाली, आटा, चावल, दाल, टमाटर, इसकी लड़ाई। तो आपको ये लगता है कि जिसके इशारे पर आप ये सारा ड्रामा रच रहे हो, हम जिस दिन सीरियस हो गए तो आप बचे रह जाओगे। हर तरफ से भारत की सीमा से जुड़े हुए हो और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, कहां से क्या कनेक्शन है आपका, आप ये समझ लो। आकाशीय सीमा हम किसी को आपके यहां घुसने नहीं देंगे, और जल की सीमा में इंडियन नेवी जब ब्लॉक कर देगी बंगाल की खाड़ी को, तो आपकी कहानी क्या होगी? कहां क्या खाओगे, कहां क्या मंगाओगे, दुनिया से कैसे कटोगे? ये आपको आधे घंटे के अंदर ये सारा खेल कर सकती है भारतीय सेना। लेकिन आपके ये सब समझ आता नहीं है, क्योंकि जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरवाद है, वो असल चीजें समझने नहीं देता है। आप लोगों का एक पुरानी इच्छा भी है, जो पुराने कट्टरपंथी हैं, या नया नया पुराना सपना कह लीजिए, कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन भारत के चिकन नेक को हम भारत से अलग कर देंगे। ये सपना आप लोग पाले बैठे हो। आपके जो पिताजी हैं, जिनके इशारे पर आप ये सब कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले, इस्लामाबाद वाले, उनका भी ये पुराना सपना है। और आजकल मोहम्मद यूनुस साहब भी यही सपना देख रहे हैं। उनको लगता है भारत की 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट है, उसको भारत के मेनलैंड से काटा जा सकता है। कैसे? तो ये वाला जो इलाका है, ये चिकन नेक को हम अलग करेंगे और ये अलग हो जाएगा। हलवा है सूजी का, कि लेंगे और खा लेंगे। तो भाई साहब आप एक चीज समझो, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत पुराना इतिहास नहीं है। आप लोग तमाम स्मारकों को जला रहे हो, तमाम ऐतिहासिक चिन्हों को मिटा रहे हो, उससे इतिहास नहीं बदलेगा। बांग्लादेश है क्योंकि भारत ने चाहा था, बांग्लादेश नहीं होगा अगर किसी दिन भारत ने चाह लिया। क्या आप ऐसा चाहते हैं? दुनिया उस दौर से आगे निकल चुकी है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब पड़ोसी अपने अच्छे पड़ोसी होने का कर्तव्य नहीं निभाता है, तो उसके साथ वो सब कुछ हो सकता है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में भाई साहब आटे के लिए भगदड़ हो जाती है, चावल के लिए भगदड़ में लोगों की जान चली जाती है। टमाटर ऐसा हो जाता है कि लोगों को यह लगता है कि पिछले साल खाया था, इस साल कब खाएंगे, ये हाल है। और आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपको अच्छा पड़ोसी मानते थे अब तक, लेकिन आपके लक्षण अब जब ठीक नहीं है और आप ये सब सपना देखे बैठे हो कि चूंकि भारत के कुछ राज्यों की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, तो उस डेमोग्राफी का इस्तेमाल करके इस वाले इलाके को अलग किया जा सकता है। तो इसीलिए आप जब समझना कि जब भी कुछ आप सोचते हो, उसका दूसरा रिएक्शन भी होता है। और यही कारण है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बांग्लादेश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे, तब से ढाका में बैठे तमाम लोग हैरान परेशान। एक बात आप समझिएगा, जो डेमोग्राफी की मैं बात करता था, जो कट्टरपंथी है उनका एक सपना है कि चूंकि इस इलाके की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है, ऑलरेडी
वहां पर पश्चिम बंगाल के कुछ जिले आते हैं और बिहार के पूर्णिया और किशनगंज से इलाका जो है चिकन नेक के आसपास का है, वो इलाका बेहद संवेदनशील है और इसी कारण से ये वाले इलाके को अलग करने का सपना कुछ लोग जो है सोच लेते हैं, लेकिन कहानी दूर की है। इसके अलावा आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि जहां पर चिकन नेक के बगल में एक जगह है, तो आपको एक सोचना पड़ेगा कि जिस दिन आपने भारत के चिकन नेक को लेकर कुछ सोच लिया, कुछ समझ लिया और भारत को आपको लगता है कि आप सोचेंगे समझेंगे, भारत को इस बात का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यकीन करिए आपका नक्शा फिर से बदल सकता है। आप जब दुनिया के मानचित्र पर अचानक आ सकते हैं तो दुनिया के मानचित्र से फिर किसी दिन गायब भी हो सकते हैं, और गायब नहीं होंगे तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि आपका नक्शा ही बदल जाएगा। और जो चिकन नेक है, मैं जैसा पहले भी कहता रहा हूं, ये वाला इलाका बफेलो नेक होगा, एलिफेंट नेक होगा, हमें बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि जब आप ये खेल कर रहे हो कि भारत के चिकन नेक के पास पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के लोग जा रहे हैं, आप वहां पिकनिक करवा रहे हो, उनको गार्डन में घुमा रहे हो, तो आपको लगता है मोहम्मद यूनिस साहब और ढाका में बैठे तमाम वो वीर जो मेरे वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं कि आपका देश जब ये सब करेगा तो आपको लगता है कि भारत ये सब बस सहता रहेगा, या भारत बस उस दिन का इंतजार करेगा जिस दिन आपको जो करना होगा आप कर लेंगे, आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कट्टरपंथियों से भर देंगे, वहां पर आतंकवाद को चरम पर फैला देंगे। ऐसा भारत नहीं होने दे सकता है। अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया दर्शकों कि बांग्लादेश में एक जगह है रंगपुर, और इस डिवीजन जो है, ये जो रंगपुर डिवीजन है, ये बिल्कुल जो हमारा चिकन नेक है उसके पास का इलाका है। ये रहा चिकन नेक और यहां पर रंगपुर है। रंगपुर का जो डिवीजन है वो कुछ हिस्सा मेघालय से लगता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों से, मैक्सिमम हिस्सा वेस्ट बंगाल का है। यहां पर पाकिस्तान मिलिट्री के कुछ लोग, इवन ये भी बताया जा रहा है कि आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक, अब आप बताओ, आईएसआई का चीफ मिलिट्री के 3-4 और अलग अलग ऑफिशियल्स के साथ बांग्लादेश के निमंत्रण पर भारत के चिकन नेक के पास रंगपुर डिवीजन में क्या कर रहा है और वहां जाने का क्या मतलब है। ऐसे में जब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में इतनी अस्थिरता है, सीधा आरोप भारत की तरफ से लगाया जा रहा है कि भाई जो अमेरिकी डीप स्टेट तो था ही था, इसमें आईएसआई का भी हाथ है और आईएसआई इस पूरे खेल को रच रही है और पाकिस्तान मिलिट्री इसके पीछे है। अब जब आईएसआई का चीफ यहां गार्डन घूमने जाएगा रंगपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जो 7 सिस्टर से बिल्कुल बगल में है, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं, इसके अलावा चिकन नेक के पास की दूरी, तो भारत का चिकन नेक उस लिहाज से जब आप देखेंगे, सामरिक नजरिए से देखेंगे, तो बहुत क्रिटिकल इलाका है। और ऐसे में आईएसआई वाले, पाकिस्तान मिलिट्री के लोग उस इलाके में जाके घूम रहे हैं और बांग्लादेश में बैठे मेरे मित्रों को यह लग रहा है कि भारत कुछ भी नहीं करेगा, तो आप बड़े नादान हैं। दूसरा, अपने वीडियो के अंतिम हिस्से में आते हैं। अंतिम कहानी यह है दोस्त कि जिन अब्बुओं को, जिन पिताजी को, इस्लामाबाद वाले आईएसआई वाले चचा को, जिनको लेके घूम रहे हो तुम रंगपुरा डिस्ट्रिक्ट में भारत के चिकन नेक के पास, आप उनसे पूछना इस वाली तस्वीर की कहानी, बताएंगे वो। दुनिया में इससे बड़ा बेहतर इतिहास प्रूफ के साथ नहीं है। दुनिया में सरेंडर की, आत्मसमर्पण की बहुत सारी कहानी है, लेकिन इस कहानी का हमारे पास फोटो भी है। पाकिस्तान इज इन बांग्लादेश सरेंडर। तो फिर से वो सब चाहते हो तो भारत 1971 को 2025 में दोहराने की ताकत रखता है। फिर आपसे कह रहे हैं, आप जिनके इशारे पर ये सब ड्रामा कर रहे हो, उनका हश्र ये ऑलरेडी हो चुका है 1971 में। आप अपने देश को बचाना चाहते हो, आप अपने देश को टेक्सटाइल हब बनाए रखना चाहते हो, तो इनका साथ छोड़ दो। ये तो अपने देश के लिए जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, अपने घर में ये आटे टमाटर के लिए, प्याज के लिए लड़ रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि तुम भारत से लड़ो, तुम भारत से लड़ सकते हो। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, आखिरी लाइन है वीडियो की, कि इनके चक्कर में ना पड़े आईएसआई वाले और आर्मी वाले जो लोग हैं पाकिस्तान के। ये आपका हश वही करा देंगे जो इनका हश 1971 में हुआ था, या 3 बार हमसे लड़ चुके हैं, तीनों बार जो हश्र हुआ था वही होगा। मैं फिर खत्म कर रहा हूं वीडियो की, भाई चिकन नेक का क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसे ही गार्डन की तरह तुम लोग पाकिस्तान के लोगों को और आईएसआई वालों को घुमाते रहे, तो भारत ये तय कर लेगा कि चिकन नेक को जल्द से जल्दी बफेलो नेक या एलिफेंट नेक बना देते हैं।